हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा और आज का जो हमारा नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं हम, ये पर्टिकुलर सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप लोग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है, इनमें एडमिशन 2 लेवल पे होते हैं। स्पेशली राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एक होता है क्लास 6 के लिए और दूसरा होता है क्लास 9 के लिए। तो जो क्लास 6 के बच्चे हैं उनके लिए अलग से सेशन हमारे चैनल पे अवेलेबल है। ये क्लास 9th में एडमिशन के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन होने वाला है। अब बेसिकली आपको अगर नहीं पता कि भैया साइंस की इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे आपके पेपर में, या फिर सिलेबस क्या है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आप लोग पहले सिलेबस वाले वीडियो को देखिए ताकि आप लोग इजीली समझ सकेंगे कि आपको किन किन चीजों की स्टडी करनी है और उनकी प्रैक्टिस में यहाँ पे आपको एमसीक्यू सेशंस के साथ करवा ही रहा हूँ। अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड वीडियो भी देखना है तो इन सभी वीडियो के जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट के अंदर पिन करते हुए दे दूंगा, तो आप लोग वहां से भी इसको इजीली देख पाओगे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं, तो मुझसे जुड़ने के लिए, इस टाइप के लेक्चर सीरीज को लेने के लिए और इजीली पढ़ने के लिए आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे, और इन सभी प्लेटफॉर्म का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। लेकिन उसके पहले अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट करके देंगे आंसर, या फिर आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रह जाती है इन क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप लोग अपनी डाउट या क्वेरी को कमेंट में पोस्ट कर दीजिए। आपको विद इन 24 आवर मैं कमेंट के थ्रू आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। और अगर मुझे लगता है कि आपके क्वेरीज को समझाने के लिए एक अलग से सेशन बनाना पड़े तो वो भी मैं आपके लिए करने को तैयार हूं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। अब बेसिकली आप लोगों ने क्लास 8th के अंदर पढ़ा ही है कि हमारे पास वेरियस काइंड ऑफ क्रॉप्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जिनमें फेमस या 2 टाइप ऑफ क्रॉप्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। फर्स्ट क्रॉप है आपके पास रबी क्रॉप, ठीक है, और सेकंड क्रॉप जो है आपके पास वो अवेलेबल है कौन सा, खरीफ क्रॉप। ठीक है, ये दोनों क्रॉप के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि इनमें से आंसर कौन सा करेक्ट होगा। तो देखो, कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, अब जो रबी क्रॉप है, ठीक है, रबी क्रॉप के बारे में अगर मैं आप लोगों को कहूं तो इनको बोला जाता है विंटर क्रॉप। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। अब विंटर क्रॉप कहा जाता है, इसका मतलब हम लोग इसको कब हार्वेस्ट करेंगे या कब ग्रो करेंगे, तो आप बताइएगा कि अक्टूबर से लेकर नवंबर के आसपास में इनको उगाया जाता है। ठीक है, और जैसे ही समर सेशन स्टार्ट होता है उसके पहले इन लोगों को काट लिया जाता है। तो बेसिकली इनमें किस किस टाइप के क्रॉप आते हैं तो आप यहाँ पे बताएंगे कि एक तो आता है इसमें वीट। ठीक है, उसके बाद आप बोलेंगे यहाँ पे आता है ग्राम, जिसको आप लोग चने के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर आता है आपके पास बार्ली। ठीक है, ओट्स के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा और आप डाइट में लेते ही हैं। ठीक है, पल्सेस हैं आपके पास, या फिर ये कह दूं कि पल्सेस में भी स्पेशली मस्टर्ड, ठीक है, सरसों और लिनसीड, ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं जो किससे रिलेटेड हैं, तो आप बताएंगे रबी क्रॉप से रिलेटेड है। तो अब देखिए, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको सिर्फ मस्टर्ड देखने को मिल रहा है, तो मस्टर्ड यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन खरीफ क्रॉप के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि बाय द वे अगर क्वेश्चन आ जाए खरीफ क्रॉप के ऊपर तब आप आंसर क्या देंगे। तो देखिए, जो खरीफ क्रॉप है ये रबी क्रॉप का बिल्कुल ही अपोजिट है। ठीक है, दैट मीन्स इसे आप कब ग्रो करेंगे, तो आप बताएंगे मॉनसून सीजन में। ठीक है, जब मॉनसून की रेन स्टार्ट होती है उसी समय इसे उगाया जाता है, और हार्वेस्टिंग पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो वही सितंबर से लेकर अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ पे कौन कौन से क्रॉप आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि एक पैडी आपको मिल जाएगा। ठीक है, पैडी से ही आपको पता है राइस निकलता है। देन आफ्टर हम देखेंगे मेज हो जाएगा आपके पास, मक्का। ठीक है, बाजरा है आपके पास, जवार है आपके पास। ठीक है, सेम एज यहाँ पे आप पैडी की जगह राइस बोल सकते हैं। सोरगम आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, आपके पास क्या अवेलेबल है, सोयाबीन अवेलेबल है आपके पास। उसी के साथ साथ आप बोल सकते हैं कि कॉटन अवेलेबल है। तो ये वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ याद करनी है। तो चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
या फिर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, एक कॉपी ले लीजिए जिसमें आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सम प्लांट हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन देयर रूट नोड्यूल्स। ठीक है, व्हाट आर दीज बैक्टीरिया कॉल्ड। तो अब आपने सुना होगा, आपने अपने क्रॉप के चैप्टर में क्लास 8 में पढ़ा भी होगा कि बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनके रूट में नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे उन प्लांट का एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया है। इमेज में अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो छोटे छोटे नोड्यूल्स हैं, छोटे छोटे जो बर्ड्स हैं, ये सारे क्या हैं, बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरियाज जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन को यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और प्लांट को अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा कि प्लांट को टोटल 16 काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब इन 16 काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट में आपने माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब माइक्रो न्यूट्रिएंट जिनकी बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पे टोटल 13 है, और मैक्रो न्यूट्रिएंट जिनकी बहुत ज्यादा स्केल पे रिक्वायरमेंट होती है दैट इज 3। ये तीन कौन कौन है, तो आपने शॉर्ट फॉर्म में याद किया होगा NPK। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। अब पोटेशियम को मैं यहाँ पे के लिख रहा हूँ, दैट मीन्स इसका जो लैटिन नेम है, ठीक है, वो अलग है। ठीक है, पोटेशियम पी से बोलते हैं, लेकिन पी से हम लोगों ने पहले ही अदर एलिमेंट को डिनोट कर लिया है। तो पोटेशियम का जो लैटिन नेम है, जिसको आप लोग केलियम के नाम से जानते हैं, उसके नाम पे इसका सिंबल क्या हो गया, के हो गया। तो NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का यहाँ पे यूज किया जाता है। तो नाइट्रोजन जो है वो क्या करेगा, प्लांट के ग्रोथ के लिए। ठीक है, नाइट्रोजन क्या करता है, प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, ठीक है, इन प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप बताएंगे लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, ये जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल में बोल सकते हैं मटर का हो गया, पी हो गया, पल्सेस से रिलेटेड, दाल वगैरह जो है उनसे रिलेटेड जो भी प्लांट होते हैं, उन सभी के अंदर क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं, इनका फिक्सेशन करते हैं। तो अगर ये बैक्टीरियाज इनके फिक्सेशन का काम करते हैं तो बेसिकली आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, इन सभी बैक्टीरियाज को हम लोग कह सकते हैं राइजोबियम। ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम क्या हो जाएगा, राइजोबियम हो जाएगा। तो आप ये याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द गिवन फीचर। अब आपको यहाँ पे किसी प्रोडक्ट के फीचर के बारे में बताया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि वो प्रोडक्ट कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग उस फीचर को देखिएगा। इट इज अ मैन मेड प्रोडक्ट। अब मैन मेड प्रोडक्ट का मतलब आप लोगों ने पहले ये पढ़ा हुआ है कि भैया नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं और मैन मेड होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक अगर मैं कहूँ प्लांट्स वगैरह हो गए तो ये सारे क्या नेचुरल हैं। जब मैन मेड की बात आएगी तो आप ये कह सकते हो कि आपने फर्नीचर बना दिया उससे, ठीक है, वुड से फर्नीचर बना दिया, आपने उससे कुछ हैंडीक्राफ्ट्स बना दिए, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, मैन मेड हो जाएंगे। तो ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो कि मैन मेड हो। सेकेंड थिंग, इट हैज अ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर यूनिट। ठीक है, अब मोनोमर यूनिट तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, आपने आइसोमर और मोनोमर दो पर्टिकुलर थिंग्स पढ़े होंगे। ठीक है, ये पॉलीमराइजेशन का एक पर्टिकुलर पार्ट है, पॉलीमराइजेशन आपने पढ़ा होगा, और पॉलीमराइजेशन दो वर्ड से मिलकर बना होता है, पॉली और मराइजेशन। ठीक है, पॉली मींस मल्टीपल एंड उसके मर यानी कि उसके पर्टिकुलर यूनिट्स। ठीक है, तो उनसे बने हैं और इनका जो यूज करते हैं हम वो टॉयज बनाने में, कॉम्ब बनाने में या कंटेनर बनाने में करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर मैन मेड थिंग है वो क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, थर्मोप्लास्टिक होगा। थर्मोप्लास्टिक जो है एक ऐसे काइंड ऑफ प्लास्टिक होते हैं विच कैन बी, इसके बारे में ये याद रखना है, विच कैन बी रीमोल्डेड। ठीक है, उनको क्या कर सकते हैं, जब हम गर्म करेंगे तो उनको इजीली आप रीमोल्ड कर सकते हैं, उसके शेप एंड स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे, थर्मोप्लास्टिक कहेंगे। ठीक है, पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैच फायर ऑन रिएक्शन विथ एयर। ठीक है, आपने मेटल्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, आपने नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। ठीक है,
आप लोगों ने देखा होगा कि लस्टर है, शाइन है, ठीक है, डक्टिलिटी है या नहीं, मेलेबल है या नहीं। तो इन सारी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को क्लासिफाई कर लिया है। अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो हाईली एक्टिव है। हाईली एक्टिव क्यों है? क्योंकि उसके हाईली एक्टिव होने के कारण ही वो क्या कर रहा है, एयर के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। दैट मीन्स आप इस मेटल को एयर के साथ रख ही नहीं सकते, ठीक है। तो अब याद आ रहा होगा आपके पास कि हम लोगों ने पढ़े हैं दो ऐसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स के बारे में, ठीक है। एक तो आपने क्या पढ़ा था, आपको याद आएगा, सोडियम के बारे में। दूसरा आपने क्या पढ़ा था, आपको याद आएगा, पोटेशियम के बारे में। आपको ये पता था कि सोडियम एंड पोटेशियम ये दोनों ही क्या है, एक्सट्रीमली रिएक्टिव हैं, ठीक है। एक्सट्रीमली क्या है, ये रिएक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है, ये इजीली वाटर के साथ, इजीली एयर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और रिएक्ट करने के बाद इनका जो नेचर होता है, जस्ट लाइक आप यहाँ पे देख रहे हैं, पोटेशियम को जब कभी भी ओपन एयर में रख दिया जाता है तो क्या हो जाता है, आग लग जाती है, ठीक है। दैट मीन्स इससे आपको क्या मिल रहा है, हीट। तो आप यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी ये लोग प्रिवेंट करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम होगा। Which of the following pair of compound undergo displacement reaction? ठीक है। अब बेसिकली आपने बहुत सारे रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है, ठीक है, जिनमें एडिशन रिएक्शन भी पढ़ा आपने, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पढ़ा है आपने, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा। और डिस्प्लेसमेंट के दो पर्टिकुलर टाइप पढ़े, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे बेसिक एक एग्जांपल देता हूँ आपको समझाने के लिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जस्ट लाइक सपोज करो यहाँ पे एक मटेरियल है ए और ये बी है, ये दोनों साथ में है। जब इनका रिएक्शन करवाया जाएगा, सपोज करते हैं सी एंड डी के साथ, तो रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, इनमें जो हाईली एक्टिव है वो लेस एक्टिव के साथ डिस्प्लेस हो जाएगा। तो मान लेते हैं ए सी के साथ आ गया और बी जो है वो डी के साथ आ गया। तो दैट मीन्स इन्होंने अपनी प्लेस को क्या किया, चेंज किया है। दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो चीजें डिस्प्लेस हो रही हैं, सी भी डिस्प्लेस हो रहा है, डी भी डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अब जो कि आपको ऑप्शंस गिवन है, तो आपके बुक में ही एक एग्जांपल है, ठीक है, Cu प्लस 2AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट को जब एक साथ रखा जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जो कन्वर्ट हो जाता है उसमें क्या हो जाएगा, जो Ag ऑगस्टस है यानी कि सिल्वर है, वो डिस्प्लेस हो जाता है। कैसे डिस्प्लेस होता है, तो कॉपर उसको नाइट्रेट से डिस्प्लेस कर लेता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। Which of the following order is correct for the reactivity of metals? ठीक है, metals की reactivity के बारे में हम लोगों ने previous question में पढ़ा है, ठीक है। आपको ये पता ही है कि वो किस तरह से किसी दूसरे मेटल के साथ, एनवायरमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये भी देखा था कि सोडियम जो था और पोटेशियम था, ये दोनों हाईली रिएक्टिव हैं। तो आप लोगों को ये पता है कि सोडियम का जो लैटिन नेम है वो नेट्रियम है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, Na से डिनोट करते हैं। और सोडियम के बाद आप लोगों को पता है पोटेशियम, पोटेशियम की जगह हम लोग के का यूज करते हैं, दैट इज केलियम, ठीक है। तो यहाँ पे अब किसी भी ऑप्शन में पोटेशियम तो गिवन ही नहीं है, तो सबसे पहले आप लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो। सबसे ज्यादा एक्टिव क्या होता है, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे सोडियम होता है। तो देखो ऑप्शंस में मैग्नीशियम वाले दोनों ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर दो। अब आपके पास बचता है ये और ये। अब उसके बाद देखिएगा तो आपको यहाँ पे पता चलेगा ऑरम, ठीक है। ऑरम क्या है, तो आप बताएंगे कि गोल्ड होता है, ठीक है। Au जो है वो किसका फॉर्मूला है, गोल्ड का फॉर्मूला है। और आप ये जानते हैं कि गोल्ड बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। सिल्वर एंड गोल्ड क्या होते हैं, ऑरम और ऑगस्टस, ये दोनों ही बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो ये सबसे एंड में आनी चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में देखो ये पहले आ गया, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ऐसे अगर आपको एग्जैक्टली नहीं भी पता तो आप क्या कर सकते हो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए आंसर निकाल सकते हो।
यहाँ पे आपको दो पर्टिकुलर कॉलम गिवन है और इन कॉलम्स को मैच करने के बाद आपको इनका आंसर निकालना है, ठीक है। तो देखिए मैच करते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शंस पे कभी भी मत जाना, पहले आपको जिसके बारे में पता है उसे मैच करो, देन आफ्टर आप लोग क्या करोगे कि ऑप्शंस को देख के थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो या गेस वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने एलपीजी के बारे में पढ़ा ही है, जो कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऑप्शंस को जब पढ़ेंगे तो आपको बताया जा रहा है कि पेंट या रोड सरफेस में, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, ऑइंटमेंट या फिर मोटर फ्यूल। तो देखो आपको पता है एलपीजी का यूज हम क्या करते हैं, तो आपको पता है घर के अंदर जो सिलेंडर आते हैं दैट आर एलपीजी, ठीक है। मोटर के अंदर तो हम लोग यूज करते हैं किसका, सीएनजी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पता चला कि जो 1 नंबर है ये क्या होगा, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री होगा, दैट मीन्स 1 का आंसर क्या होगा, बी होगा। अब देखो 1 का आंसर बी कहाँ कहाँ है, तो आपको पता चला कि ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत थे, दिमाग ही नहीं लगाना इन पे। तो यहाँ पे ये आपका यहाँ तक करेक्ट है। अब बाकी के ऑप्शंस पे देखो, तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, दोनों में ही 2 का डी है, दैट मीन्स कि पेट्रोलियम को हम मोटर फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, आपको इजीली पता है। अब जो डिफाइन करने वाला है वो डिफाइन करने वाला है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आपके पास दो चीजें हैं, दो चीजें कौन कौन सी हैं, देखो एक तो लिखा है पैराफिन वैक्स। आप लोगों ने ठंड के सीजन में देखा हो कि जब आप वैसलीन वगैरह का यूज करते हैं वो क्या होता है, दैट आर पैराफिन वैक्स, उस पर लिखा होता है पर्टिकुलर, और उसी वैक्स से हम लोग कैंडल्स बनाते हैं। तो ये तो बहुत इजी हो गया। आप बोलोगे कि 4 का ऑप्शन क्या है, सी है, तो देखो 4 का ऑप्शन सी, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये गलत था, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पूछा जा रहा है व्हेन सफिशिएंट ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल देन कंबंशन ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस डैश गैस एंड वाटर। तो यहाँ पे अब आपको कंबंशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कभी भी कंबशन के बारे में, तो देखो सबसे पहले कंबशन के लिए रिक्वायर्ड क्या क्या होता है, तो आप बताएंगे कि आपको सबसे पहले फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, विदाउट फ्यूल किसी भी टाइप का कंबंशन नहीं हो सकता। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग आपको ये भी पता है कि इसके लिए क्या होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। तो इग्निशन टेम्परेचर के बिना कभी भी कंबशन नहीं हो सकता। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग आपको ये भी पता है कि कंबंशन के लिए क्या होना चाहिए, तो आप बताएंगे ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज जल नहीं सकती। अब यहाँ पे बोला क्या गया है, when sufficient oxygen is not available, ठीक है। अब ऑक्सीजन का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा O2, ठीक है। लेकिन अगर सफिशिएंट नहीं है तो इसके मॉलिक्यूल को क्या कर दूं मैं, कम कर दूं, कम कर दिया तो सिंगल O कर दिया। अब आपने ये जरूर पढ़ा है कि कंबंशन के लिए जो फ्यूल होता है वो ऑलवेज क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, या फिर कंपलसरी वे में कार्बन तो होता ही होता है, ठीक है। तो कार्बन का फॉर्मूला क्या है आप बताओगे, सी। जब सी इस O के साथ मिलेगा तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2, ये देख के कंफ्यूज हो सकते हो, बचने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जब सफिशिएंट ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो उसका आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछे व्हेन सफिशिएंट ऑक्सीजन इज अवेलेबल, ठीक है, जब यहाँ पे क्या हो जाए, ये जो नॉट है ना ये हटा दे और सिर्फ लिखा हो इज अवेलेबल, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, CO2 होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगा के वर्क करना है। पूछा जा रहा है अरेंज द डिफरेंट रीजन ऑफ अ फ्लेम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोगों को क्या करना है, इसको अरेंज करना है। तो आपको पता है किसी भी कंबशन पे जब कभी भी फ्लेम जनरेट होता है तो फ्लेम के कुछ रीजन होते हैं, ठीक है। एक रीजन जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दैट इज नोन एज इनर मोस्ट रीजन, ठीक है। सेकेंड रीजन जो आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर रीजन होता है इसको हम बोलेंगे मिडल रीजन। और इसके आउटर वाला जो रीजन है जिसको आप लोग आउटर जोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब देखो आपको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर जस्ट इनर रेंज पे, तो
जस्ट गर्म होना स्टार्ट हुआ है तो दैट इज लीस्ट हॉट। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लीस्ट से हॉटेस्ट की तरफ जाओगे तो आपका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, आपका सीक्वेंस ये होगा लीस्ट से मॉडरेट देन हॉटेस्ट पार्ट। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखो यहाँ पे इनर रीजन आपको पता है लीस्ट हॉट होता है, देन आफ्टर मिडल रीजन जो कि थोड़ा सा मॉडरेटली हॉट होता है, और उसके बाद आता है आपके पास आउटर मोस्ट रीजन दैट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ये जो ऑर्डर है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आउटर मिडल देन इनर आपका आंसर हो जाएगा। तो वो सारी चीजें आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करते समय दिमाग में रखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। इनमें से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो सबसे फर्स्ट थिंग आपको ये समझना है कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, जब आप ग्लोबल वार्मिंग समझ जाएंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है या फिर क्या रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो सपोज करते हैं कि ये हमारा अर्थ, जैसा कि आप यहाँ भी डायग्राम में देख पा रहे हैं, इसके चारों तरफ एक एनवायरनमेंट शील्ड है। इस एनवायरनमेंट शील्ड को आप बहुत ही टाइप्स में बाइफरकेट करके देख पा रहे हो, जस्ट लाइक ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है, यहाँ पे जब सन की रेज आती है, ठीक है, तो ये रेज इस ओजोन लेयर से टकराती है, और ओजोन लेयर क्या करता है, यूवी रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज को यहाँ से डिफ्लेक्ट कर देता है। बचा हुआ जो इंफ्रारेड रेज है वो अर्थ पे आती है। ये इंफ्रारेड रेज जो कि हॉटेस्ट रेड होती है, वो जब अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराकर बाहर जाना चाहती है तो यहाँ पे कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसके कारण ये वापस रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पे आ जाती है, और अर्थ का टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे राइज करने लगता है। तो दैट आर द पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो ऐसे जो पर्टिकुलर पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं कार्बन से रिलेटेड पार्टिकल्स, जिनको हम लोग CFCs के नाम से भी जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कार्बन डाइऑक्साइड आता ही है, ठीक है, मीथेन भी आता है, और जेट प्लेन के जो एमिशंस है उनकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होते हैं। तो बचा ऑप्शन क्या, नॉट रिस्पॉन्सिबल में, ओजोन लेयर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब आपने पढ़ा सेल के बारे में, ठीक है, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ही लेता हूं कि हु डिस्कवर्ड सेल, सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर्ड किया। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और भी पूछ लेता हूं आपसे कि लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया। ठीक है, तो दो क्वेश्चन के आप लोग तब तक कमेंट में आंसर दो। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेल है इसमें आप लोगों ने पढ़ा कि सेल के वेरियस पार्ट्स होते हैं जिनको यहाँ पे बोला जाता है ऑर्गेनल्स। ठीक है, ये ऑर्गेनल्स सेल्स के मल्टीपल फैक्टर्स एंड पार्ट है। इनमें से आप लोगों ने बहुत सारे के बारे में सुना, जस्ट लाइक आपने सुना होगा न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता है, तो उसके अंदर जो इसका मेन जेनेटिक मटेरियल होता है वो स्टोर्ड होता है। ठीक है, ऐसे सारी चीजें आपने पढ़ी, गोल्जी अपैरेटस के बारे में भी पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा है, और आपने माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा, लाइसोसोम के बारे में भी पढ़ा। लेकिन जब आपने माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा तो यू नो दैट दे प्रोड्यूस एटीपी। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, स्पेलिंग आप लोग करेक्टली यहाँ पे कमेंट में लिखकर बताइएगा। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, और यही एनर्जी मॉलिक्यूल्स को जनरेट कौन करता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है, और इसीलिए हम लोग माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पर्टिकुलर आंसर होगा दैट इज माइट्रोकॉन्ड्रिया। पूछा जा रहा है इफ योर फादर हैज ब्राउन आईज, ठीक है, जेनेटिक्स पे आ गए हैं हम, यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आईज। If your mother has curly hair, you might also end up with a curly hair. The transformation of characters, ठीक है, is due to the transfer of। अब किसके ट्रांसफर से यहाँ पे ये सारी चीजें ट्रांसफर होने वाली है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि सेल है, ठीक है, सेल के अंदर आते हैं हम। तो सेल के अंदर आप लोगों ने ये देखा
कि एक पर्टिकुलर पार्ट होता है दैट इज नोन एज न्यूक्लियस, ठीक है। इसी न्यूक्लियस में क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम्स होता है इसी के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, और ये डीएनए का एक पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज जीन। और आपको पता है कि आपकी बॉडी के किसी भी फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, जीन करता है। तो बेसिकली आपके इस हेरिडिटरी फंक्शंस दैट इज ब्राउन आईज और कर्ली हेयर्स को ट्रांसफर कौन करता है, तो आप बताएंगे जीन करता है। लेकिन जीन ऑप्शन में नहीं है, तो जीन किसके अंदर अवेलेबल है, आप बोलोगे डीएनए, डीएनए भी ऑप्शन में नहीं है। तो भैया डीएनए किस में अवेलेबल होता है, तो आप बोलोगे क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम तो ऑप्शन में है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा क्रोमोसोम। अब कई बार ये भी हो सकता है कि क्रोमोसोम भी ऑप्शन में नहीं हो, तो आप समझ रहे हैं कि आपको आंसर क्या देना है, तो देयर आपका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। तो इन चीजों को भी थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखते हुए सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपने यहाँ पे अपने 8th क्लास के अंदर पढ़ा होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे इमेज के थ्रू अगर हम लोग देखें तो देयर आर सम पर्टिकुलर पार्ट्स दैट आर नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसल्स, penis, urethra, scrotum, testes and vas deferens. These are the part related to male reproductive system. Or secondly, there are fallopian tube, uterus, ovary, vagina and cervix. These are the part of female reproductive system. So in a question it is asked that not a part of male reproductive system. So you can say that ovary is not the part of male reproductive system just because of it is the part of female reproductive system. Question is which of the following is not an oviparous animal। अब आपके पास एक टर्म आता है oviparous, फिर आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि एक टर्म है viviparous, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक दोनों के बीच में क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि व्हाट आर ओविपोरस एंड व्हाट आर विविपोरस, ठीक है। तो ओविपोरस एनिमल्स रेफर टू द एनिमल दैट प्रोड्यूसेस एग दैट मैच्योर्स एंड हैच आफ्टर बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि ले आइदर फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग। तो जितने भी एग प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं दैट आर नोन एज ओविपोरस एनिमल, ठीक है। और इसी के अपोजिट, ठीक है, अब कौन हो जाएंगे, विविपोरस एनिमल्स हो जाएंगे। एंड विविपोरस एनिमल्स दैट आर टू एनिमल दैट गिव बर्थ टू द डेवलप्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो डायरेक्टली इंडिविजुअल्स को बर्थ देते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, विविपोरस एनिमल। तो यहाँ पे पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओविपोरस। अब नॉट एन ओविपोरस का मतलब दे आर वांटिंग टू आस्क यू अबाउट विविपोरस, ठीक है। तो आपको ऐसा आंसर देना है जो विविपोरस हो। तो विविपोरस क्या होता है, जो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं, और डायरेक्टली यंग वंस को यहाँ पे बर्थ कौन देता है, दैट आर काउ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे काउ हो जाएगा। The reproductive phase of a woman lies between her। तो यहाँ पे आपने कुछ reproductive phase के बारे में पढ़ा था, आपके ये जो चैप्टर है puberty से related, वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा था कि a woman start his periods that is known as menarche, okay, and this is at the age of 10 to 12 and it continues to fertile eggs that are from 45 to 50 age. So this particular stage is known as menopause. सो यहाँ पे जो आपका पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा दैट इज मेनार्क। क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस कॉज एड्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग इजीली कमेंट करके बता सकते हैं। मैं हिंट दे देता हूँ, इट इज a disease that is caused by HIV virus, ठीक है। It is a disease caused by HIV virus, और HIV virus का मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, it is human, ठीक है। H से आप क्या करेंगे, human, I से आप करेंगे immunodeficiency, ठीक है। It is human immunodeficiency virus। सो अब बेसिकली ये किससे होता है, तो दैट इज HIV वायरस। अब यहाँ पे अदर वायरस के भी नाम गिवन है, ठीक है। जीका वायरस, देखो जीका वायरस से आपने एक डिजीज के बारे में पढ़ा दैट इज जीका, और इसी का एक अदर नाम भी आप लोगों ने पढ़ा था माइक्रोसीफेलेसी, ठीक है।
तो ये जो माइक्रोसेफेलेसी है ये भी इसी से होता है, ठीक। नेक्स्ट है राइनो वायरस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कफ एंड कोल्ड। आपको जो नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल थ्रू राइनो वायरस। H1N1 वायरस के लिए मैं आपको दो ऑप्शंस देता हूं, ठीक है, कमेंट करके बताओ। एक ऑप्शन मैं आपको देता हूं कि इट इज बर्ड फ्लू और इट इज स्वाइन फ्लू, ठीक है। आपके सामने ये क्वेश्चन है, आप इजीली क्या करेंगे, इसको कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीसीआरए स्टैंड फॉर। अब पीसीआरए आपने अपने फ्यूल कंजर्वेशन के चैप्टर पे पढ़ा होगा कि हम लोगों को फ्यूल कंजर्व करना चाहिए। फ्यूल कंजर्व करने के जो मेथड्स होते हैं वो आपको कौन बताएगा, तो उसके लिए आप लोगों ने पढ़ा था कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, दैट इज पीसीआरए, ठीक है। पूछा जा रहा है मैग्नेटिक फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बोथ ऑफ देम एंड नन ऑफ दीज। तो देखो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फोर्स को समझते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे दो बार मैग्नेट के इमेज यहाँ पे लिए हैं और आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स वेव के बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स वेव क्या होते हैं ये आप लोगों को दिखाई नहीं देते, ठीक है। तो ये एक ऐसे मैग्नेटिक वेव होते हैं जो नॉर्थ पोल से निकलते हैं और साउथ पोल में एंटर करते हैं, ठीक है। अब सपोज करो आपने दो मैग्नेट जो कि अपोजिट पोल्स के रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल। तो आपको ये पता है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स नॉर्थ पोल से निकलते हैं एंड साउथ पोल पे चले जाते हैं। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों को ये भी पढ़ा हुआ है कि अपोजिट पोल अट्रैक्ट एंड सेम पोल रिपेल, ठीक है। तो जो अपोजिट पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे में ये जो भी काम हो रहा है मैग्नेटिक फोर्स के अंदर, क्या उसके लिए टच करने की रिक्वायरमेंट है? जस्ट लाइक आप लोगों ने फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पढ़ा हो, तो फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है, बिना टच किए फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगा सकते। मस्कुलर फोर्स है तो मस्कुलर फोर्स भी आप बिना टच किए नहीं लगा सकते, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स के लिए आपको टच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इट इज नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। What kind of substance are known as lubricant? ठीक है, lubricant का काम क्या है? तो जैसा मैं अभी आप लोगों को बता ही रहा था फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। फ्रिक्शन क्या है आप लोगों को पता है, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स में जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ये जो दो व्हील्स हैं जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डेफिनेटली आपको पता है कि एक फोर्स अप्लाई होगा जो इनके स्पीड को रोकेगा, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो ऐसे में इस फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग क्या करना चाहते हैं, आपने ये भी पढ़ा होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपके लिए हेवन और हेल बोथ हैं। दैट मीन्स इसके आप लोगों को प्लस पॉइंट एंड माइनस पॉइंट बोथ हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, पॉजिटिव इम्पैक्ट की अगर बात करते हैं, आप लोग वॉक करते हैं, ठीक है, तो आप लोग वॉक क्यों कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इज फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप क्या करते, गिर जाते, ठीक है। और नेगेटिव पॉइंट क्या है, इससे आपके जो शूज वगैरह हैं वहां पे क्या होगा, वेयर एंड टीयर हो जाएगा। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों हैं। तो इसको कम करने के लिए हम लोग एक सब्सटेंस का यूज करते हैं एंड दैट इज नोन एज लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट क्या करता है, फ्रिक्शनल फोर्स को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, तो अभी आप लोगों ने बताया डिक्रीज करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। पूछा गया अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज। अब आप लोगों को पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहां पे वेरियस गैसेस अवेलेबल हैं, ठीक है। पूरा अगर हम लोग मान लें कि 100% देयर इज अ गैस, अब गैस के भी बहुत सारे टाइप हैं, तो वहां पे मेजॉरिटी में नाइट्रोजन गैस 78% अवेलेबल होता है, ऑक्सीजन नियर अबाउट 20% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, ओके, बहुत ही मिनिमल अमाउंट है, लेकिन ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है। इनर्ट गैसेस होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, तो मैक्सिमम क्वांटिटी अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, नाइट्रोजन का होगा। और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पे नाइट्रोजन की परसेंटेज या अमाउंट पूछा जाता है तो यू कैन से अबाउट 78%, ओके। सो दिस वाज द सेशन, आई होप आप सभी के डाउट्स इजीली क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपके पास कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं।
या फिर आप लोगों को जो ये वीडियो सेशंस हैं इनके नोटिफिकेशन प्रॉपरली टाइम पे नहीं मिल रहे हैं या कुछ जनरल क्वेरीज हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। आई रिपीट, ओनली व्हाट्सएप, नॉट अ कॉल। आप लोग कॉल ना करें बिकॉज मैं जब भी इस टाइप के सेशंस ले रहा होता हूँ तो मैं आपके कॉल कभी भी रिसीव नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7737653468। इस नंबर पे जस्ट आप क्या करेंगे, एक व्हाट्सएप ड्रॉप कीजिए, ठीक है। अब व्हाट्सएप ड्रॉप करने के बाद यू हैव टू वेट फॉर 24 आवर्स, ओके। ये नहीं कि आपने क्वेश्चन डाला, बोले सर इसका आंसर अब बता ही दो, ठीक है। दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब कभी भी मैं फ्री होऊंगा तो ही तो आपके मैसेजेस या क्वेरीज के आंसर दूंगा, ठीक है। तो जस्ट ड्रॉप अ क्वेरी, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, देन आफ्टर लीव इट फॉर 24 आवर्स, आई विल डेफिनेटली आंसर यू, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं मुझसे जुड़ना तो इन प्लेटफॉर्म्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आई होप आपके लिए ये सेशन बहुत ही अट्रैक्टिव रहा हो, बहुत ही इंजॉयफुल रहा हो। मिलेंगे आपसे ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।